ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। वापिस अपने गांव में। कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर कलकत्ता चला गया। लक्ष्मी अपने पिताजी के पास चली गई थी। उसे संदेश भेजकर सासाराम आ गया। बिशनपुरा गांव की गलियों में अपने बचपन के साथियों के साथ घुल मिल गया। गुलबसिया की होली भरी यादें, माँ की ममता, बहनों का स्नेह सब कुछ पाकर जीवन खिल गया था। हृदय नारायण सिंह का संप्रति आलिंगन मिला तो चंद्रमा सिंह विमुक्त का बंधन युक्त भावनाओं का प्रवाह, भाइयों का अपार स्नेह पाकर मैं गलियों में घूमता रहा। मैं वहाँ भी आदमी को आदमी से प्यार और नफरत की आग में जलते देखा। चंद्रशेखर के साथ मैं अपने स्वप्निल विचार प्रवाहों को मूर्त रूप देने गया। उसके पिता पुलिस अधिकारी थे। शकुंतला और ललिता ने अपने अपलक विचारों के प्रवाह में ढोने का प्रयास किया तो माँ ने अपना अनमोल प्यार बांटा। लाल मुन्नी और झार मुन्नी को अपने अपने सफ़र में व्यस्त पाया। जीवन में आदमी सब कुछ करना चाहता है पर कुछ अधूरा ही रह जाता है। परेवा और कर्णपुरा की गलियों में बहनों के स्नेह को अपने अपने पति और पुत्रों में सुरक्षित देखा। चित्रांगद सिंह का परेवा स्टेट की व्यवस्था में संलग्न पाया तो श्याम बहादुर सिंह को कर्णपुरा में। ये सब होता जा रहा था, न जाने क्यों हो रहा था। मैं सब कुछ ऐसा कर रहा था जैसे सब कुछ मुझसे घट रहा हो। मैं खुश था। मन की दौड़ काफ़ी तीव्र थी पर मैं जो कल था वह आज नहीं था। मेरे मन में वैराग्य का बीज फूट पड़ा था। अध्यात्म का अंकुर पड़ने लगा था। चित्त चिंतन में मगन होता जा रहा था। मैं उस योगी के सारे रहस्यों से अवगत होता गया था। इसीलिए मैं भागता जा रहा था। परिवार एक विस्तृत समुदाय था। हृदय नारायण सिंह अपने व्यक्तित्व को उलझाकर जीवन के सफ़र में हमेशा हमेशा के लिए उलझ गए थे और मैं उनका अनुज अपराह्न संध्या की ढलती बाहों में पड़कर भाग रहा था। विजय नारायण सिंह और जगदीश सिंह अपने आप को संवारने लगे थे। उनका जीवन उन्नत की राह में चलकर ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया था। सभी कुछ बिखरा तो नहीं था पर बिखरने के लिए तैयार था। रघुराज नारायण सिंह अपने अनुज बंधुओं के साथ काफ़ी आगे निकल गए थे। जहां जीवन को आराम ही नहीं आदमी दौड़ता ही रहा। प्राप्त करने के प्रयास में ब्रजराज नारायण सिंह सैन्य जीवन से निकलकर गांव की सुरक्षा में लगे थे। हरिराज सिंह और कृष्णराज भी गांव की सुरक्षा में लगे थे। दिनेश सिंह मर्मज्ञ जीवन को अभिशप्त परिधियों में विश्राम देकर मेरे जीवन को बांध देना चाहते थे। सब कुछ उनके पास था। ऐश्वर्य पांव चूम रहा था। मर्यादा आसमान छू रही थी। एक बहुत पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। मैं अब भागने की तैयारी में लगा था। मैं उनकी कल्पना से परे जी रहा था। वे मुझे सजा कर दरवाजे की शोभा बढ़ाना चाहते थे। मैं हटकर मृत्यु से समझौता करना चाहता था। मैं रास्ते का मुसाफिर था। वे महलों के पथिक थे। जो भी कुछ था वह मेरा था और जो कल मर गया उसका भी था, पर वह कुछ भी नहीं ले गया और न मैं ले जाऊंगा।
दिनेश सभी कुछ को सिमट कर जीना चाह रहे थे। उनकी पत्नी सब में अपना उत्तरदायित्व निभाना चाह रही थी और मैं किनारे लग रहा था। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और मैं ममता को आश्वासन देकर सासाराम की सड़कों पर टहलने लगा। सासाराम से दक्षिण कैमूर की पहाड़ियों में दरिगांव स्टेट है, जहां जिंदगी को राहत मिलती है। कैमूर की घाटियों में प्रकृति मन को मोह लेता है। कल सारी घाटियां जमींदारी का वैभव थी। आलीशान दीवारों के बीच में कुछ जीवन अपनी गति से गतिशील थे। मैं शिकार की तलाश में इन पहाड़ियों पर भटका करता था। सासाराम जीटी रोड पर ही इस दरिगांव स्टेट का वैभव फैला हुआ है। टाटा की एजेंसी, पेट्रोल पंप और दौड़ रही बसों के तांते के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े बड़े आधुनिक होटल। जगन्नाथ सिंह बिहार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। बद्री प्रसाद सिंह उद्योग व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते थे, तो बैरिस्टर सिंह जीवन की उन्मुक्त लहरों में खेलते हुए फिल्मी दुनिया के सैर सपाटे और प्रोडक्शन से लेकर सभी आधुनिक विचारधाराओं में दौड़ लगाते रहे थे। केदार सिंह संपूर्ण जमींदारी की व्यवस्था को अपने कंधे पर लेकर दौड़ रहे थे। केदार सिंह को बाबा भगवान राम अवधूत का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सासाराम से प्रायः दरिगांव तक खुली जीप लेकर सरोज और बैरिस्टर सिंह के साथ घूम आता था। माँ का प्यार मुझे मिलता था। स्निग्ध स्मृतियों का लुभावना सफ़र। इन पहाड़ियों से हमारे जीवन का बहुत बड़ा संबंध रहा। एक दिन मैं बैरिस्टर सिंह और उनके पुत्र सरोज कुमार सिंह के साथ कैमूर की पहाड़ियों में शिकार खेलने के लिए गया और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को गरीबों में बांटने का निश्चय कर निरीक्षण करने लगा। मैं वर्षों बाद कैमूर की घाटी में आया था। खुली जीप पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। कैमूर की पहाड़ियाँ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। गदहिया घाट पर आकर जीप रोक दी। मैं राइफल लेकर पानी के बहाव की ओर जाने लगा। सरोज अपने कर्मचारियों के साथ जमीन का माप करने लगा। मैं आगे बढ़ता ही गया। तभी मेरे सामने एक छोटा सा चीता खड़ा हो गया और बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मुझे घूरने लगा। मेरे सारे बदन में सिहरन पैदा हो गई। राइफल हाथ में थामे मैं चीते को देख रहा था। मैं अतीत की स्मृतियों में खो गया। वे आंखें मेरी जानी पहचानी लगी। मैं सरोज को आवाज़ देकर बुलाना चाहता था, पर चीता एक तरफ चल दिया। वे बाघ बाबा थे, मुझे सचेत कर गए। मैं राइफल लेकर लौट आया। राइफल को रखकर मैं एक जगह बैठ गया। बाघ बाबा का चेहरा रह रह कर याद आ रहा था। कैमूर की पहाड़ियों में, समधुर घाटियों में, हरी भरी लताओं में मेरे जीवन की कुछ अबोध पहेलियाँ छिपी हुई थीं, जिन्हें हल करने के लिए मैं अपने मित्रों के साथ यदा कदा जाया करता था। हम शिकार खेलने के आदी थे। कामाख्या नारायण सिंह, राजा साहब, कुंवर जगदीश सिंह और कुंवर राजेंद्र भारती के साथ अतीत की लंबी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थीं। हम हरिद्वार चंडी के जंगलों में कभी शिकार के लिए हफ्तों तक झटकते थे, कभी कैमूर की घाटियों में शिकार तलाश करते थे। मैं एक अभिमानी पुरुष बन गया था। मुझ में कूट कूट कर अहम भरा था और अपने अहम की रक्षा के लिए मैं कुछ करने को तत्पर हो जाता था। शिकार की तलाश में भी ऐसा ही होता था। जब तक शिकार नहीं मिलता था
तब तक पहाड़ और जंगलों की खाक छाना करता था, जिसमें 4-5 दिन से लेकर हफ्तों लग जाते थे। वायुसेना के मेरे मित्रगण इस बात से हमेशा कटे कटे रहना चाहते थे, पर मैं रोमांटिक मूड का था, हरदम परिस्थितियों को चुनौती समझ कर लेता था, नहीं तो मैं कभी का टूट गया होता। मैं हरदम अपने पथ का अकेला राही था। बचपन सभी से कटा कटा बीता और मुझे छोटी छोटी बातों के लिए कठिन से कठिन सज़ा मिली थी। उन सभी स्थितियों से गुजरता हुआ मैं अपने में खुश रहकर एक कठोर जीवन जीने का आदी हो गया था। जंगल में मेरा प्रवेश हिंसक जानवरों के लिए चुनौती होता था। शिकार के बिना खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। हरिद्वार की चंडी और नीलकंठ जंगल के जानवर मुझे पहचानते थे। नेफा, काजीरंगा तथा हजारीबाग की बीहड़ जंगल के चप्पे चप्पे से मैं परिचित था। नेपाल के जंगलों में मैं शिकार के पीछे काफ़ी दौड़ा था। जीवन एक तरफ एहसास करा रहा था तो दूसरी तरफ अहम उसे जिंदा रखने के लिए बाध्य करता था। ऐसे ही मैं अपने मित्रों के साथ एक बार कैमूर की पहाड़ियों में शिकार के लिए आया था। कुंवर राजेंद्र भारती, वीरेंद्र और जगदीश सिंह डुमराव के मेरे साथ थे। हम हफ्तों का सामान लेकर आए थे। हम कैमूर की पहाड़ियों में सभी जगहों से अच्छी तरह परिचित थे। किन किन घाटियों और नालों पर जानवरों का जमाव होता था हमें मालूम था। सुगवा घाटी से थोड़ा आगे जाकर अपना डेरा डाल दिया। सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। इस घाटी में बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध गुप्त धाम मंदिर है, जहां मेले के अवसर पर अपार जन समूह दर्शन करने उमड़ पड़ता था। मेरे मन में उस वक्त तक धर्म का विकास नहीं हो पाया था, न मेरे मन में आध्यात्मिक संस्कार रूपी बीज पनपा था। पर माँ की पूजा को देखकर और अपने मन में मृत्यु के भय से मैं शिव का उपासक जरूर बन गया था। मेरा आम देवालयों की तरफ शीश नहीं झुकता था। मैं अपने जीवन की ऐसी राह पर चल पड़ा था जहां जिंदगी जीने की अभिलाषा रखती थी, पर मैं स्वयं जानवरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा था। यह मेरे चिंतन का विषय नहीं था। मैं जीवन में बहुत आगे निकल जाना चाहता था। मैं जिस समुदाय से, जिन पारिवारिक सदस्यों के बीच से निकला था, उनसे बहुत दूर होता चला जा रहा था। मैं प्यार नहीं दे सकता था। मैं जिंदगी से समझौता नहीं कर पाता था। फिर भी लक्ष्मी मेरे जीवन में एक मोड़ देना चाहती थी। मैंने सड़कों से चलकर महलों के इर्द गिर्द उड़ती धूल को देखा था और महलों से निकलकर आदमी के अधिकारों का हनन कर उन पर हो रहे जुल्मों को देखा था। मैं महल में भी था और सड़कों पर भी। मैंने प्यार देखा था और नफरत भी। माँ का असीम प्यार तो पिता का द्रूह अभिशाप। बहनों ने अपनी छाया देनी चाही तो भाइयों ने बिखराव। मैं प्रायः जोड़ देना चाहा था, सारी व्यवस्था को बदल देना चाहता था, पर मैं ही बदल गया। मैं अपनों से टूटता गया और दोस्तों के परिवार से जुड़ता गया। सारा समय जो कुछ मुझे मिलता था वह सब दोस्तों के गांव और जंगल में शिकार के लिए बीत जाता था। जीवन का श्रेय दिव्य था। प्रेम प्रसंग चर्चा का विषय था। लक्ष्मी अपनी संपूर्ण दौलत के साथ मेरे पांव चूम रही थी। मैं भी महलों की चारदीवारी का निर्माण करने में लग गया था। मेरे पास सब कुछ था, पर फिर भी अकेला था और उस अकेलेपन में
भगवान के लिए जंगल की ओर दौड़ता था। मेरी सारी छुट्टियां ग्वालियर, रोहतक, पूना, रामगढ़, नेपाल में सहपाठी, सहयात्री और वायुसेना के मित्रों के बीच गुजर जाती थी। हमारे सभी मित्र आधुनिक विचार तरंगों में जी रहे थे। देश विदेश उनका सैर सपाटा था। अपने पूर्वजों की दौलत के साथ वे खेल रहे थे। उनके पास धर्म पर चिंतन करने का वक्त नहीं था और न आध्यात्मिक संसार की उन्हें इतनी जानकारी ही थी। वे नियम से रहते थे पर संयम नहीं था। जीवन से प्यार करते थे परंतु दूसरों के जीवन का मूल्य नहीं समझते थे। वे ऐसे ही समाज और परिवार में पलकर सभ्यता के संसार में आए थे। अनुशासन में रहना और शासन करना उन्हें सिखाया गया था। मैं मानव के अधिकारों को जानता था, आदमी के जीवन का मूल्य जानता था, एक सैनिक और अधिकारी का भेद जानता था। मुझ में अनुशासन था, शासन की क्षमता थी, पर मेरा अनुशासन एक सैनिक अधिकारी का था जो बड़े फाटक से निकलकर संसार को देख रहा था। मुझ में मेरा अपना अहम जिंदा था जो मुझे सतर्क करता था। सभी सामान्य था, सभी का जीवन आनंदपूर्ण उत्सवों से गुजरता था, पर मैं इन सबसे परे जीता था। महल और दौलत मेरे जीवन के लक्ष्य नहीं थी, ना मेरे कार्य के बाधक। मैं महल और दौलत को प्यार नहीं देता था, न उससे प्यार लेना चाहता था। सब कुछ ठुकरा कर जीना चाहता था, परंतु परिस्थितियां मुझे समय के साथ समझौता नहीं करने देना चाहती थीं। शेष अगले भाग में।